Assalamu alaikum student. This video is for 8A and B. We have already started the chapter 1 of civics, the legislature. This is the continuation of the last video. In the last video we have discussed about how the legislature work, question R, 0R and ordinance. In this video we will discuss about the chief function of legislature. So let's start the chapter. Making laws. The most important function of the legislature is to make laws. सबसे important function क्या है legislature का? Laws बनाना. Underline this sentence. A proposal for a new law or for a change in existing law is called a bill. किसी भी नए लॉ को बनाने के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है या फिर जो लॉ है उसमें कुछ चेंज करना, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको क्या बोलते हैं? बिल. अ बिल कैन बी आइदर एन ऑर्डिनरी बिल और अ मनी बिल. बिल कितने टाइप्स का होता है? ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. अंडरस्टूड? अ बिल विच डील्स विद द इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ मनी बिल. कि जो गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से डील करता है जो बिल, जो उसके बारे में किया जाता है वो क्या है? मनी बिल. और इसके अलावा जो भी बिल्स उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल. अंडरस्टूड? एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर. ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. द बिल इज़ डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन 3 stages. आफ्टर दिस, इफ़ द majority ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोट फॉर द बिल इट इज़ पास्ड. तो इसको पहले डिस्कस किया जाता है, फिर इसके ऊपर क्या होता है? डिबेट होता है कि जो बिल पास होना चाहिए या नहीं. अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिल जाता है तो फिर वो बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है. अंडरस्टूड? इन अ bicameral legislature, a bill passed by one house is sent to the other house. Bicameral legislature में क्या होता है? पहले एक हाउस में बिल पास होता है, फिर वो दूसरे हाउस को भेजा जाता है. There it got through a similar process. A bill passed by both houses of parliament is sent to the president, and bill passed by both houses of a bicameral where is it? Bicameral legislature is sent to the governor. In a unicameral state legislature, a bill passed by a legislative assembly is sent directly to the governor. अब यहाँ पे इसको हम लोग को समझना है कि बाई कैमरल में क्या हो रहा है? पहले एक हाउसेज में बिल पास हो रहा है, फिर वो दूसरे हाउसेज में जा रहा है, फिर जब दोनों हाउसेज से पास हो जा रहा है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा है. अंडरस्टूड? और यूनिक कैमरल में क्या है कि यूनिक कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पास हो रहा है तो वो डायरेक्टली किसके पास जाता है? गवर्नर के पास जाता है. और व्हेन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर साइन द बिल इट बिकम्स अ लॉ. और जैसे उस पर गवर्नर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पास हुआ है और वहाँ पे गवर्नर का साइन हो गया या फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट का साइन हो गया तो वो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है. वो एक एक्ट बन जाता है, नोन एज एन एक्ट. द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट कैन रिटर्न अ बिल विद सजेशन. और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है अभी एनआरसी का जो चल रहा था उसमें हम लोगों को पता है कि सीएबी और सीएए था. तो जब तक वो बिल था तो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, और जब वो बिल पास हो गया प्रेसिडेंट की तरफ से तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट. समझ में आया? तो इस तरह से पहले कुछ भी अगर लॉ पास किया जाने के लिए सबसे पहले बिल बनाया जाता है. बिल के ऊपर डिबेट होता है कि ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. फिर डिबेट होने के बाद अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिल जाता है फिर वो पास होता है और एक लॉ बन जाता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस. मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोअर हाउसेज में. इफ़ इट इज़ पास्ड इट गोज़ टू अपर हाउस. अगर वो लोअर हाउसेज में पास हो जाता है फिर वो अपर हाउसेज में जाता है. द अपर हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days. फिर 14 days के अंदर उनको रिटर्न करना होता है. द अपर हाउस में सजेस्ट चेंजेस. अपर हाउसेज उसमें अगर कुछ चेंजेस का ज़रूरत है तो वो उसको सजेस्ट कर सकता है कि सजेस्ट करता है. बट इवन इफ द लोअर हाउस डज नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज अ केस में बी. अब लोअर हाउसेस से वो बिल पास हो गया, वो फिर अपर हाउसेस में
बिल सेंड किया जाता है। अपर हाउसेस को अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए तो वो सजेशन देता है लोअर हाउसेस को, लेकिन ये लोअर हाउसेस के ऊपर है कि वो सजेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, और फिर वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट फिर उस बिल में साइन करता है। ओके, व्हेन प्रेसिडेंट और गवर्नर रिसीव अ मनी बिल ही हैज़ टू साइन इट। फिर जब उसके पास वो बिल आ जाता है तो फिर उसको साइन करना ही पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह बिल एक एक्ट में चेंज होता है। अंडरस्टूड? डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स। India's constitution specify the subject on which laws can be made by the center and the states. The subjects are placed in three lists: the union, the state list and the concurrent list. अब हम लोग यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट मेंशन है, मतलब किस किस चीज़ पे लॉ बनाया जाएगा, किस किस चीज़ पे एक्ट को पास किया जाएगा, तो वो 3 लिस्ट है इसका। एक लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा क्या है? कंकरेंट लिस्ट। अब हम लोग देखें कि इसके पास किस चीज़ के सब्जेक्ट का पावर है कि कौन किसके ऊपर लॉ बना सकता है। द फर्स्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट। द सेंट्रल लेजिस्लेचर मेक द लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो कुछ भी है, जितना सब्जेक्ट मेंशन है, उस पर लॉ कौन बना सकता है, किसके पास राइट है? वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है। ओके, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन है, किस किस चीज़ पे वो वीडियो, किस किस चीज़ पे वो लॉ बना सकता है, लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशनशिप, सिटीजनशिप, शिपिंग, रेलवे, एयरवेज, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इसको अंडरलाइन कीजिए। अब जैसे आप सिटीज़न हैं तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए ना CAB एंड CAA, ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इसके ऊपर लॉ पास कर सकता है। ओके, द सेकेंड वन इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ पास कर सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर, कि मतलब अपने स्टेट में क्या लॉज एंड ऑर्डर होगा, वो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू और अ फ्यू एग्जाम्पल। तो ये सारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। Both the center and the state can make laws on subject mentioned in the concurrent list. और से जो सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी उसके ऊपर लॉ बना सकता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे एग्जांपल क्या है? मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज़ एंड न्यूज़पेपर। तो इसके ऊपर दोनों का पावर्स है कि सेंट्रल पावर्स भी है, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। ओके, एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर इंजॉय रेसिड्यूअरी पावर्स। अब आप लोग को यहाँ समझना है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास एक्स्ट्रा पावर क्या है? रेसिड्यूअरी पावर्स है। व्हाट डज इट मीन? This means it alone can make laws on subject not mentioned in any of the above list. तो और सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास रेसिड्यूअरी पावर क्या होता है कि जो कुछ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं भी है, अगर वो उसके ऊपर कोई अगर लॉ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास। अंडरस्टूड? The next heading is control over government finance. Every year, the government places its budget, annual financial statement. Underline this before the legislature. The budget shows in detail the expected income of the government and how it is to be spent. Budget क्या है कि annually या financial statement क्या है कि कितना expect किया जा सकता है इनकम, कितना इनकम होगा और उसे कितना खर्च होगा। तो ये पूरा जो calculation है उसे क्या बोले? बजट। इन एडिशन टू द बजट ऑफ फाइनेंस बिल इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो बजट को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस बिल भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जैसे कोई टैक्स है तो उसके ऊपर बिल पास किया जा सकता है, और अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कोई लॉ बना हुआ टैक्सेस के ऊपर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो भी बिल पास करके फिर लॉ बनाया जा सकता है। ओके, दिस प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड वेल, और इसको अप्रूव कौन करेगा? लेजिस्लेचर।
ओके और अगर गवर्नमेंट इसको करने में फेल हो गया तो उसे रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर के ऊपर किसका कंट्रोल है, वो भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स का है। तो द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हैव द राइट टू डिबेट ऑन द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है वो। दे हैव टू राइट टू गिव द मिनिस्टर अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और उन लोगों को आंसर देना होगा जो भी वो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अपने इसमें। और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर उसे रिज़ाइन करना पड़ता है। ओके a vote of no confidence against them. In that case the government has to resign. तो गवर्नमेंट को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर कि वो क्या लॉ अपने स्टेट में पास कर रहा है, अगर वो उसका आंसर दे देता है तो फिर ठीक है, वरना उसे फिर रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसा कि अभी एक्सप्लेन हुआ है कि लेजिस्लेचर का कंट्रोल फिनेंस पे भी है और मिनिस्टर्स पे भी है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता अपने लॉ एंड ऑर्डर का तो उसे रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। ओके द नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। In a democratic country, there is a government of the people, by the people, and for the people. You have to underline this sentence. India is a democratic country. You know it. Therefore, the Indian people have a say in making the law that govern them. तो इंडियन पीपल के पास ये राइट है कि वो इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली तौर पे लॉ में इंगेज नहीं होते, वो पार्टिसिपेट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे लेट अस सी हाउ। The Indian people form their own legislature by electing suitable representative from among themselves. क्योंकि इलेक्शंस होता है इंडिया में, तो इलेक्शन से हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव या लेजिस्लेचर बनाते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वे में हम लोग लेजिस्लेचर बना रहे हैं। Secondly, after completing one term in office, a member of legislature must again get the people's vote in order to serve another term. Hence, the people can change a government that cannot satisfy them and there are no permanent rulers. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी permanent रूलर्स नहीं बन सकते हैं। अगर एक टर्म कंप्लीट होता है ऑफिस का तो फिर से इलेक्शन होता है, और फिर वो इलेक्शन में फिर से अगर वो अच्छा काम किया होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोगों ने चूज़ किया तो वो फिर से जीत सकता है। वरना अगर काम सही नहीं होता, सर्विस सही नहीं होता है, तो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। वो कोई परमानेंट रूलर्स नहीं होता है। द थर्ड वन, लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ अ लॉ प्रिवेंट हेस्टी डिसीजन। मतलब कि एक बिल को पास होने के लिए इतना सारा डिस्कशन है, डिबेट्स एंड डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पास होता है, तो कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लिया जाता है, काफ़ी उसमें टाइम लगता है। मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी कीप द पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है, न्यूज़पेपर है, रेडियो एंड टीवी है। ओके पीपल कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यू थ्रू द सच मीडिया। और जो इंडियंस हैं, जो पीपल्स हैं, वो लोग अपने व्यू भी शेयर करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर। और गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता, मतलब जो उसका क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको उसका आंसर देना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, द गवर्नमेंट runs on the revenue collected as taxes from the people. Therefore, the people's representative in the legislature exercise control over his government income and expenditure. तो जैसे हम लोग को पता है कि जो टैक्सेस दिया जाता है उसी से गवर्नमेंट क्या होता है, चलाया जाता है, वो चलता है। तो इनडायरेक्टली तौर पे जो गवर्नमेंट जो चलाया जा रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कॉमन पीपल कंट्रोल कर रहा है कि वो जो टैक्सेस पे कर रहा है उसी से इनकम, वही इनकम है गवर्नमेंट का, और वहीं से सारा खर्च उन लोगों का पूरा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर में इंडियंस का जो कॉमन पीपल है उन लोगों का क्या रोल है, किस तरह से इंडियन के जो इम्पोर्टेंस क्या है ये इंडिया के लिए। ओके आई थिंक आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया, वो ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो जब हम लोग क्लास करेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ओके और कुछ असाइनमेंट ऐड करेंगे, वो आप लोग को सॉल्व करना है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।